एक, राजव्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। 1.1 सहकारिता, कोऑपरेटिव्स। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री तथा प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 IYC 2025 का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष IYC 2025 के बारे में घोषणा जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। थीम: सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। उद्देश्य: जागरूकता बढ़ाना, सतत विकास में सहकारी समितियों की भूमिका को प्रदर्शित करना, विकास को बढ़ावा देना, सहकारिता पर आधारित इकोसिस्टम को मजबूत करना, नीतियों का समर्थन करना, सहकारी संस्थाओं के लिए कानूनी और नीतिगत सुधारों का समर्थन करना, नेतृत्व को प्रेरित करना, युवाओं को शामिल करना और सहकारी नेतृत्व को बढ़ावा देना। आयोजन: सहकारी संस्थाओं के प्रचार और बढ़ावा देने हेतु समिति COPAC। सहकारी समितियां क्या हैं? परिभाषा: एक सहकारी समिति समान आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह है जो साझा आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। उद्देश्य: स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सदस्यों का समर्थन करना। संसाधन साझा करना: सदस्य संसाधनों को एकत्रित करते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। सहकारी आंदोलन: सहकारी समितियों का वैश्विक उदय आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के कार्यों के कारण हुआ है। ICA की स्थापना 1895 में ED नील और एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग ने की थी। यह एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन NGO है जो श्रमिक सहयोग को बढ़ावा देता है। नवंबर 2024 में भारत ने पहली बार ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस सम्मेलन की थीम थी सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती हैं। ये थीम भारत के सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण के अनुरूप थी। सहकारिता के 7 सिद्धांत। 1. लोकतांत्रिक रूप से सदस्यों का नियंत्रण: सहकारी समितियों में निर्णय लेने की शक्ति सदस्यों के पास होती है और सभी सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से भाग लेते हैं। 2. सदस्यों की आर्थिक भागीदारी: सदस्य पूंजी में योगदान करते हैं और लाभ तथा जोखिम को साझा करते हैं। 3. स्वायत्तता और स्वतंत्रता: सहकारी समितियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहती हैं। 4. शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना: सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। 5. सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग: विभिन्न सहकारी संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं ताकि सामूहिक विकास हो सके। 6. समुदाय के हित में सोचना: सहकारी संस्थाएं समाज और समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। 7. स्वैच्छिक व खुली सदस्यता: कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। भारत में सहकारी समितियां। उत्पत्ति: भारत में सहकारिता कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 के साथ शुरू हुई थी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, कमिटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। वर्तमान स्थिति: भारत में विश्व की 27% सहकारी समितियां हैं। 20% भारतीय नागरिक सहकारी समितियों का हिस्सा हैं, हालांकि वैश्विक औसत केवल 12% है। शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्र: आवास, डेयरी और प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स। अग्रणी राज्य: कुल सहकारी समितियों का 57%, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि। महाराष्ट्र में देश की 25% सहकारी समितियों मौजूद हैं। संवैधानिक स्थिति: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है। मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। राज्य की नीति के निदेशक तत्व: सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया। नया भाग IXB सहकारी गवर्नेंस के लिए अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़े गए। गवर्नेंस संरचना: बहुराज्य सहकारी समितियां ये संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत आती हैं। इन्हें बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत शासित किया जाता है। राज्य सहकारी समितियां ये संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती हैं। इन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों के तहत शासित किया जाता है। भारत में सहकारिता के प्रकार: उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं बिचौलियों को हटाकर उचित एवं तार्किक मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय भंडार, अपना बाजार आदि। उत्पादक सहकारी संस्थाएं कच्चा माल, उपकरण, औजार आदि उपलब्ध करवाकर लघु उत्पादकों की मदद करती हैं। उदाहरण के लिए बयाफिका, हरियाणा हैंडलूम आदि।
सहकारी ऋण संस्थाएं जमा स्वीकार करती हैं तथा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं। सहकारी कृषि संस्थाएं संसाधन जुटाकर व लाभ साझा करके किसानों की भू स्वामित्व को बनाए रखने में समर्थन प्रदान करती हैं। आवास सहकारी संस्थाएं किस्त आधारित भुगतान स्वीकार करके वहनीय आवास उपलब्ध करवाती हैं। मार्केटिंग सहकारी संस्थाएं किसानों को लाभप्रद रूप से बाजार में अपनी उपज बेचने में मदद करती हैं व बाजार आधारित शोषण से बचाती हैं। उदाहरण के लिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल। सहकारी बैंक क्या हैं? सहकारी बैंक वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिन्हें सहकारिता के आधार पर स्थापित किया जाता है। ये बैंक अपने सदस्यों के स्वामित्व में होते हैं। ये राज्य सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत व शासित होते हैं। ये निम्नलिखित 2 कानूनों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के विनियमन के अंतर्गत आते हैं: बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम 1955। सहकारी बैंक आरबीआई की पूर्व स्वीकृति से इक्विटी प्रेफरेंस व विशेष शेयर जारी कर सकते हैं। भारत में वर्तमान में कुल लगभग 1400 शहरी सहकारी बैंक हैं। इनमें से लगभग आधे गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का महत्व। सामाजिक समावेशन को मजबूत करना। सहकारी समितियां तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण: आवास संबंधी सहकारी समितियां निवासियों और शहरी नीतियों के बीच के अंतराल को कम करती हैं, जमीन स्तर की भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं आदि। समाज को सशक्त बनाना। समान अधिकार। एक व्यक्ति एक वोट प्रणाली समानता सुनिश्चित करती है। सौदेबाजी की शक्ति बेहतर अवसरों के लिए सामूहिक कार्रवाई को सक्षम बनाती है। नेतृत्व विकास। सहकारी समितियां लोकतांत्रिक रूप से अपने नेताओं का चुनाव करती हैं। इससे कई राज्यों में नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र से विधायक सहकारी आंदोलन से जुड़े हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। किसानों के लिए किफायती ऋण, साहूकारों पर निर्भरता को कम करना आदि। व्यापक ग्रामीण नेटवर्क वित्तीय पहुंच को बढ़ाता है। धन संबंधी असमानता को कम करना। कम ब्याज दरों पर ऋण से वंचित या हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही ये स्वरोजगार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करती हैं। नैतिक मूल्यों को स्थापित करना। ये समितियां सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए एकता, विश्वास, ईमानदारी और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। भारत में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियां: शासन संबंधी मुद्दे, सरकारी हस्तक्षेप, उधार लेनदेन और निवेश पर विनियमन सहकारी समितियों की दक्षता को सीमित करते हैं। राजनीतिकरण। शक्तिशाली स्थानीय व्यक्ति सहकारी समितियों के प्रबंधन कार्य को प्रभावित करते हैं। जागरूकता की कमी। कई सदस्य एवं निदेशक सहकारी उद्देश्यों और नियमों से अनजान रहते हैं। आंतरिक प्रतिस्पर्धा। सदस्यों के बीच संघर्ष और नाममात्र भागीदारी को कम करते हैं। सीमित पहुंच और अक्षमता। क्षेत्रीय असंतुलन। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में सहकारी समितियां अविकसित हैं। छोटी समितियां। सीमित सदस्यता और संसाधनों का अभाव गतिविधियों के विकास में बाधा डालते हैं। एक उद्देशीय फोकस। सहकारी समितियों में सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए समग्र दृष्टिकोण का अभाव है। परिचालन संबंधी चुनौतियां। कमजोर लेखा परीक्षा प्रणाली। लेखा परीक्षा अनियमित, विलंबित और अप्रभावी है। समन्वय की कमी। अलग अलग स्तरों पर सहकारी समितियां एक साथ काम करने में विफल रहती हैं। कार्यात्मक कमजोरियां। कामकाज के विस्तार की कमी। सहकारी समितियां वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी सीमाओं से जूझती हैं। कुशल कार्यबल की कमी। प्रशिक्षण संस्थानों और पेशेवर अवसरों की कमी है। खराब प्रबंधन। सीमित करियर विकास संबंधी नेतृत्व और दक्षता को प्रभावित करता है। डिजिटल उपकरणों से परिचित न होना। आंकड़ों के अनुसार केवल 45% सहकारी सदस्य डिजिटल उपकरणों से परिचित हैं, जो तकनीकी साक्षरता में महत्वपूर्ण अंतराल को दर्शाता है। भारत में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलें: संस्थागत समर्थन। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC 1963 सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। सहकारिता मंत्रालय 2021 इसे सहकारी क्षेत्र एवं ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति। सहकारिता विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकार से समृद्धि विजन के तहत एक नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है। कानूनी और गवर्नेंस संबंधी सुधार। बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम 2023 यह सहकारी समितियों में गवर्नेंस, पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करता है। पैक्स के लिए मॉडल उपनियम। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स में बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। आर्थिक और
विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, पायलट परियोजना, ये खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए पैक्स को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है। अवसंरचनात्मक विकास गोदामों को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करती है। मार्गदर्शन योजना 2 लाख नवीन पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना आदि। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs, डेयरी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही 2029 तक दूध की खरीद को बढ़ाकर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना। प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD राज्यों और क्षेत्रों में सहकारी समितियों पर डेटा प्रदान करता है। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDCs2 ये शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। यह एक स्वविनियामक संगठन के रूप में कार्य करता है। सहकारी समितियों के बीच सहयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं, सहकारी समिति के सदस्यों के लिए बैंक खाते खोलने की सुविधा देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, संरचनात्मक सुधार, कमजोर समितियों का विलय, संस्थानों को एकीकृत करने और दक्षता में सुधार करने के लिए अक्षम सहकारी समितियों को मजबूत समितियों में विलय किया जाना चाहिए। बहुउद्देशीय समितियों को बढ़ावा देना, ये समितियां सदस्यों की कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। इससे संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित होगा। परिचालन दक्षता में सुधार सहकारी समितियों को अपने मूल व्यवसाय और वित्तीय प्रबंधन में पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता है। ऋणों को स्वस्थ बनाना, NPA को नियंत्रित करना चाहिए। ऋणों का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए और उन्हें समय पर चुकाया जाए। समन्वय को बढ़ाना, विविध सहकारी निकायों के बीच बेहतर लिंक विकसित करना चाहिए ताकि परस्पर समर्थन सुनिश्चित हो सके। दक्ष प्रशासन, प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और सहकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। क्षमता निर्माण, कौशल विकास, सहकारी प्रबंधन में कर्मचारियों, छात्रों और इच्छुक सहकारी सदस्यों को प्रशिक्षित करना चाहिए। डिजिटलीकरण, पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए गवर्नेंस, बैंकिंग और व्यावसायिक संचालन के लिए डिजिटल उपकरणों को लागू करना चाहिए। जन जागरूकता और शिक्षा, जन जागरूकता अभियान, जन आंदोलन जैसी पहलों और लोक पहुंच के माध्यम से सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए। मूल्य आधारित शिक्षा, कम उम्र से ही नैतिक व्यवहार और सहयोग सिखाना चाहिए। वित्तीय और गवर्नेंस सुधार, कानूनी ढांचे को मजबूत करना, सहकारी बैंकिंग के लिए नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सहकारी समितियों को RTI अधिनियम के तहत लाना चाहिए। सहकारी संस्थाओं और बैंकों के खिलाफ कदाचार की जांच के लिए CBI एवं CVC की जांच प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। सहकारी समितियों में आंतरिक ऑडिट प्रणाली को मजबूत करना चाहिए तथा समकालीन ऑडिट का आयोजन करना चाहिए ताकि जोखिम कम हो सके और एक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा सके। नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सहकारी गवर्नेंस सूचकांक CGI विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि गवर्नेंस संबंधी मानकों का आकलन और सुधार किया जा सके। भारत की सहकारी संस्थाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। वीकली फोकस #1.2 नीति आयोग के 10 वर्ष 10 years ऑफ नीति आयोग। सुर्खियों में क्यों? 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग सरकार का एक सलाहकार निकाय, थिंक टैंक है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। यह न तो संवैधानिक और न ही सांविधिक निकाय है। इसे शुरू से ही दोहरे कार्य सौंपे गए। देश में सतत विकास लक्ष्यों SDGs को अपनाने एवं उन्हें हासिल करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी करना तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग की संरचना। अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री। सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री CMS। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। नीति आयोग के पदेन सदस्य, इनमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रारंभिक विषय क्षेत्रों के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स और संबंधित क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषद, ये एक निर्दिष्ट अवधि के लिए गठित की जाती हैं। इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों या आकस्मिकताओं का समाधान करना है।
इनकी बैठकें प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित की जाती हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, इस पद पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीईओ को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य उद्देश्य: ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करना और उन कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का जोखिम रहता है। आर्थिक रणनीति एवं नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का समावेश करना। ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता को समर्थन देने वाली प्रणाली का विकास करना। विभिन्न क्षेत्रों और विभागों के बीच मुद्दों के समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना। अन्य विशेषताएं: इसे विकास निगरानी एवं मूल्यांकन संगठन डीएमईओ, अटल नवाचार मिशन एआईएम और राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान एनआईएलईआरडी जैसी संलग्न एवं स्वायत्त निकायों द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसकी गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: नीति और कार्यक्रम फ्रेमवर्क, सहकारी संघवाद, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा थिंक टैंक, ज्ञान एवं नवाचार केंद्र, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नीति आयोग की पहलें, रिपोर्ट्स और सूचकांक। नीति आयोग की पहलें। मुख्य पहलें: अटल नवाचार मिशन, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म। हालिया रिपोर्ट्स: सेफ एकोमोडेशन, कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना, एनहांसिंग डोमेस्टिक कोकिंग कोल अवेलेबिलिटी टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ कोकिंग कोल। आत्मनिर्भरता की दिशा में खाद्य तेलों की वृद्धि को गति देने हेतु मार्ग और रणनीतियां, पाथवेज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता। 7 SATHE रिपोर्ट। सूचकांक: SDG इंडिया इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग की उपलब्धियां। सहकारी संघवाद में वृद्धि। नीति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य किया है। इससे क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ने के लिए सहयोग बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए, नीति आयोग का टीम इंडिया दृष्टिकोण राष्ट्रीय विकास एजेंडा की दिशा में काम करने हेतु सभी राज्यों को शामिल करता है। एक अन्य उदाहरण आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP है। इसका उद्देश्य देश भर के 112 सबसे पिछड़े जिलों का तेजी से और अधिक प्रभावी विकास करना है। नीति आयोग जिला स्तर पर प्रगति को तेज करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभिन्न विकास भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत किया। आयोग ने डेटा संचालित और पारदर्शी सूचकांक एवं रैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से राज्यों के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक आदि। गवर्नेंस और नीतिगत सलाह। नीति आयोग ने एक थिंक टैंक के रूप में दीर्घकालिक रणनीतिक नीतियों पर सलाह दी है। साथ ही पूर्ववर्ती योजना आयोग की वित्तीय आवंटन केंद्रित नीति से हटकर विकेंद्रीकृत शासन दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, इसने बेहतर गवर्नेंस और नीतिगत कार्यान्वयन के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन SITs की स्थापना में कई राज्यों की सहायता की है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया। नीति आयोग ने नवाचार, उद्यमिता और डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर आदि, सॉल्व एंड इनोवेशन हब, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP, डिजिटल भुगतान के लिए रोडमैप आदि। क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय सामाजिक हस्तक्षेप। उदाहरण के लिए, उत्तर पूर्व के लिए नीति फोरम, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल SATHE पहल, पोषण अभियान, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक आदि। सतत विकास लक्ष्य SDGs की निगरानी। भारत में सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और उन्हें अपनाने की जिम्मेदारी निभाते हुए नीति आयोग देश की विकास योजनाओं को इन लक्ष्यों के अनुरूप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए, SDG इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग की नीतियों की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियां। बजटीय बाधाएं। बजटीय आवंटन की शक्ति न होने के कारण नीति आयोग संसाधनों के वितरण को सही दिशा देने में कठिनाई का सामना करता है। अंतर्राज्यीय असमानता।
राज्यों के बीच विकासात्मक असमानताओं को प्रभावी ढंग से निपटाने में विफल रहा है। ओवरलैपिंग भूमिकाएं। अन्य मंत्रालयों के साथ जिम्मेदारियों की ओवरलैपिंग से नीति निर्धारण में भ्रम पैदा होता है। कानूनी दर्जे का अभाव। नीति आयोग को कानूनी दर्जा प्राप्त न होने के कारण इसकी नीतियों के प्रवर्तन की शक्ति सीमित रहती है। गैर बाध्यकारी सिफारिशें। इसकी सलाहकारी भूमिका राज्य स्तरीय नीतियों के कार्यान्वयन पर कमजोर प्रभाव डालती है। निष्कर्ष, नीति आयोग ने सहकारी संघवाद, रणनीतिक योजना और नवाचार को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत के नीति परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता कई सीमाओं से बाधित है। नीति आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे एक सशक्त संस्था के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें अधिक वित्तीय स्वायत्तता, संसाधन आवंटन और मजबूत नीतिगत प्रवर्तन तंत्र शामिल हो। इससे राज्यों तथा केंद्र और राज्यों के बीच भी बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया सकेगा, जिससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ेगी। 1.3 लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्ता। सुर्खियों में क्यों? जनवरी 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। भारत का लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक निकाय है। इसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में। यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के पद के सृजन का प्रावधान करता है। इससे कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। इस अधिनियम में 2016 में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा लोकसभा में एक मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता के न होने पर लोकसभा में एकल सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को लोकपाल चयन समिति का सदस्य बनने का प्रावधान किया गया था। इस संशोधन से अधिनियम की धारा 44 को भी संशोधित किया गया था। यह धारा लोकसेवक द्वारा संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित थी। लोकपाल के बारे में। संरचना। लोकपाल निकाय में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इनमें से आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं में से होंगे। लोकपाल के लिए पात्रता मानदंड। चेयरपर्सन भारत का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या कोई प्रख्यात व्यक्ति। न्यायिक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अन्य सदस्य प्रख्यात व्यक्ति। भ्रष्टाचार रोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा एवं बैंकिंग सहित कानून और प्रबंधन आदि से संबंधित मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव और विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। सदस्य बनने के लिए अयोग्य व्यक्ति। 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। संसद या राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका या किसी पंचायत नगर पालिका का सदस्य। नैतिक अधमता सहित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति। केंद्र या राज्य सरकार की सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो आदि। कार्यकाल या पदावधि। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद। लोकपाल का क्षेत्राधिकार। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी। शक्तियां और कार्य। लोकपाल उन जांचों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान डीएसपीई को निर्देश दे सकता है और पर्यवेक्षण कर सकता है जिन्हें संपन्न करने का काम लोकपाल को सौंपा गया है। लोकपाल एजेंसियों को जांच के लिए दस्तावेजों को खोजने और जब्त करने की अनुमति दे सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रभावी निपटान के लिए लोकपाल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ उसे संबंधित शिकायतों पर की गई कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। किसी भी प्रारंभिक जांच के लिए लोकपाल की जांच शाखा के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। लोकायुक्त के बारे में। प्रत्येक राज्य द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। लोकायुक्त की संरचना, पात्रता, कार्यकाल, नियुक्ति की विधि आदि अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होती है।
लोकपाल लोकायुक्त से जुड़ी समस्याएं। शिकायतकर्ता की सुरक्षा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 विस्लब्लोअर्स, भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। ऐसे मामलों में जहां आरोपी निर्दोष पाया जाता है, उस स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ जांच शुरू करने का प्रावधान लोगों को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित करता है। अपील के लिए अपर्याप्त प्रावधान। ये प्रक्रिया में पारदर्शिता को बाधित करता है। राजनीतिक प्रभाव की संभावना। लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित चयन समिति में राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं। इससे लोकपाल पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ये तय करने के लिए कोई मानदंड नहीं है कि प्रख्यात न्यायविद कौन है। इससे लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल करना। संसद के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री के आधिकारिक आचरण की कोई भी जांच सरकार को नेतृत्व करने की उसकी क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है। अधिनियम की अन्य कमियां। लोकपाल और लोकायुक्त के पदों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। सरकारी विभागों और राज्य एजेंसियों से पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। भ्रष्टाचार की शिकायत 7 साल की समय सीमा के बाद दर्ज नहीं की जा सकती। न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित स्पष्ट प्रावधानों की कमी है। आगे की राह। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की सिफारिशें। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। संसद के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री के आधिकारिक आचरण की कोई भी जांच सरकार को नेतृत्व करने की उसकी क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर देगी। संवैधानिक दर्जा और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने से लोकपाल का कार्य बेहतर हो सकता है। शक्तियों को कई विकेंद्रीकृत संस्थाओं में वितरित करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक में उचित जवाबदेही तय करने संबंधी उपाय किए जाने चाहिए, ताकि एक ही संस्था में अधिकार का अत्यधिक केंद्रीकरण रोका जा सके। 11वीं ऑल इंडिया भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन 2012 ने लोकायुक्त की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुधारों का सुझाव दिया। लोकायुक्त को सभी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए। राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों पर लोकायुक्त का मजबूत नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। नौकरशाही को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाए। तलाशी और जब्ती की शक्तियां प्रदान की जाएं, साथ ही अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। लोकायुक्त को प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए, जिससे उसकी कार्यप्रणाली बेहतर हो सके। सरकार से निधि प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों NGOs को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। निष्कर्ष। जैसा कि पब्लियस कॉर्नेलियस टैसिटस ने कहा था कि जितना भ्रष्ट राज्य होगा उतने ही अधिक कानून बनाए जाएंगे। इस संदर्भ में किसी देश को और अधिक नए कानून बनाने की बजाय मौजूदा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। 1.4 भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। सुर्खियों में क्यों? भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष का जश्न मनाया। इसके अलावा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के बारे में। उत्पत्ति। ECI एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्ष 2011 से ECI के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। वैधानिक प्रावधान। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित नियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्य भूमिका। ECI निम्नलिखित चुनावों का संचालन करता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। ECI की संरचना। इसमें वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC एवं 2 निर्वाचन आयुक्त EC होते हैं। शुरू में आयोग में केवल एक सदस्य CEC था। 1989 में 2 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, जो 1 जनवरी 1990 तक कार्यरत रहे। 1993 से आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के साथ साथ 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त भी स्थायी रूप से कार्यरत हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान। 2023 के अधिनियम ने 1991 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। इसमें ECI को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है, जैसे योग्यता का निर्धारण, नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार, कार्यकाल की सुरक्षा आदि। विशेषता। योग्यता।
सीईसी या ईसी के लिए योग्य व्यक्ति वह व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर हो या रह चुका हो। ईमानदारी के साथ साथ चुनावों के प्रबंधन और संचालन का अनुभव होना चाहिए। खोज समिति सर्च कमिटी संरचना। कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में खोज समिति का गठन किया जाता है। साथ ही समिति में 2 सदस्य सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी भी होते हैं। कार्य चयन के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करना। चयन समिति सिलेक्ट कमेटी संरचना। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री सदस्य। कार्य सीईसी और ईसी के पदों पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करना। सीई और ईसी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। यदि किसी ईसी को सीईसी बनाया जाता है तो भी उसका संयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। पुनः नियुक्ति अनुमत नहीं। सीईसी और ईसी का वेतन आदि। वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। त्यागपत्र और निष्कासन। त्यागपत्र सीईसी या ईसी राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। निष्कासन सीईसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाए जा सकते हैं। ईसीएस हटाने के लिए सीईसी की सिफारिश आवश्यक है। सी और ईसी को कानूनी संरक्षण। सीईसी और ईसी को आधिकारिक क्षमता में किए गए कृत्यों या बोले गए शब्दों के लिए नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त है। ईसीआई के समक्ष चुनौतियां। पूर्ण स्वायत्तता की कमी। चयन प्रक्रिया। खोज और चयन समिति में सरकार के प्रतिनिधियों का बहुमत होने के कारण इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। ईसीएस का निष्कासन। सीईसी के विपरीत ईसीएस को सीईसी की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद का रोजगार। हालांकि 2023 का अधिनियम पुनर्नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के तहत किसी भी पद या कार्यालय में सीईसी और ईसीएस की आगे की नियुक्ति के संबंध में मौन है। स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी। ईसीआई अपने स्वयं के कर्मचारियों के बजाय सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है। इससे ईसीआई की स्वायत्तता प्रभावित होती है। परिचालन संबंधी मुद्दे। सीमित शक्तियां। राजनीतिक दलों द्वारा नियमों के गंभीर उल्लंघन के बावजूद ईसीआई के पास उनका पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है। मतदाता सूची प्रबंधन। डुप्लीकेट एंट्री, गलत विवरण और पात्र मतदाताओं का सूची से बाहर होना जैसी समस्याएं। चुनावी कदाचार। वोट लेने के लिए कैश देना और बूथ कैप्चरिंग जैसे मुद्दे निष्पक्ष चुनावों को बाधित करते हैं। समावेशिता और वोटर टर्नआउट। 30 करोड़ से अधिक मतदाता अक्सर आंतरिक प्रवास या अन्य बाधाओं के कारण मतदान नहीं कर पाते हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मतदाताओं, उम्मीदवारों और अधिकारियों की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है। उभरती हुई चुनौतियां। सोशल मीडिया और गलत सूचना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए फेक न्यूज चैनल और एआई जनित डीपफेक से निपटना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। ईसीआई की प्रमुख पहलें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। 1977 में ईवीएम की संकल्पना की गई। यह एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल उपकरण है। चुनावों को आधुनिक बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1982 में इसका परीक्षण किया गया। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी SVEEP। यह कार्यक्रम मतदाता शिक्षा, जागरूकता और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2009 में शुरू हुआ था। सिविजिल ऐप 2018। नागरिकों को आदर्श आचार संहिता MCC के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए 2018 में शुरू किया गया। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT की शुरुआत इसे 2013 में शुरू किया गया। यह चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने वाली सत्यापन योग्य पेपर ट्रेल मशीन है। ये मतदाताओं को ये सुनिश्चित करने का अवसर देती है कि उनका वोट सही तरीके से दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम ऑन ERPAP त्रुटि मुक्त और प्रमाणित मतदाता सूचियां बनाने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ECI एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB स्टॉकहोम और पूर्व कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क CN का संस्थापक सदस्य है। ECI के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आगे की राह। स्वायत्तता सुनिश्चित करना। पारदर्शी तरीके से नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले अनूप बरनवाल बनाम भारत संघवाद का पालन करना चाहिए। इस निर्णय के तहत CEC और ECS की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली विकसित करने की व्यवस्था की गई थी,
जब तक कि संसद ऐसी नियुक्तियों के लिए एक कानून नहीं बना देती। ये फैसला 2023 के अधिनियम के लागू होने के बाद निरस्त कर दिया गया था। प्रस्तावित कॉलेजियम में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। ईसीएस के लिए सुरक्षा। ईसीएस को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी होनी चाहिए। 255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट। सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ नहीं। सेवानिवृत्ति के बाद सीईसी और ईसीएस को किसी भी सरकारी पद से वंचित किया जाना चाहिए। हालांकि ईसीएस के लिए सीईसी बनने की पात्रता बनी रह सकती है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990। स्वतंत्र सचिवालय। स्वायत्तता में वृद्धि के लिए ईसीआई के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए। 255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट। चुनावी संचालन में सुधार। आदर्श आचार संहिता ओमसीसी को कानूनी रूप देना। आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन देने से इसका लागू करना एवं इसका अनुपालन बेहतर होगा। भागीदारीपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना। घरेलू प्रवासियों को दूर से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम का संचालन किया जाना चाहिए। आरवीएमएस एक दूरस्थ मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान का प्रबंधन कर सकती हैं। एक उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित करना। चुनाव आयोग ने एक उम्मीदवार को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी है, लेकिन ईसी के खर्च को कम करने के लिए इसे एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित किया जाना चाहिए। उभरती चुनौतियों से निपटना। तकनीक से संचालित चुनाव। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और डीपफेक का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करने की आवश्यकता है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन। फर्जी मतदान को रोकना। आधार से जुड़े मतदाता पहचान पत्रों के साथ चेहरे की पहचान को एकीकृत करना। चुनावी शोध केंद्र। चुनाव संबंधी शोध, नवाचार और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मतदाता सूची शोध और अध्ययन केंद्र की स्थापना करना चाहिए। 1.5 इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन सुर्खियों में क्यों? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में 60 बार मोबाइल इंटरनेट शटडाउन हुआ। यह आंकड़ा पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। अन्य संबंधित तथ्य। इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के अनुसार 2024 में मणिपुर और जम्मू कश्मीर में कम इंटरनेट शटडाउन लगाए जाने के कारण इस आंकड़े में कमी आई है। 2023 में यह संख्या 96 थी। भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रावधान। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 रेशियो 2017 तक। इंटरनेट शटडाउन मुख्य रूप से पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू किए जाते थे। सीआरपीसी की धारा 144 में जिला मजिस्ट्रेट को गैरकानूनी सभा को रोकने और किसी भी व्यक्ति को किसी निश्चित गतिविधि में दूर रहने का निर्देश देने की शक्तियां प्रदान की गई थीं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 2017 में संशोधित। यह दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा 2017 नियमों के तहत 15 दिनों तक इंटरनेट बंद करने की अनुमति देता है। शटडाउन के लिए आधार। इस तरह के शटडाउन आदेश पब्लिक इमरजेंसी या सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर जारी किए जा सकते हैं। हालांकि इस अधिनियम या नियम के तहत पब्लिक इमरजेंसी और सार्वजनिक सुरक्षा को परिभाषित नहीं किया गया है। आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी। इस प्रकार के आदेश केवल संघ राज्य के गृह सचिव द्वारा जारी किए जा सकते हैं। आदेश की समीक्षा। इन आदेशों की समीक्षा के लिए 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 19(2) ये सरकार को राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क। राष्ट्रीय सुरक्षा और उग्रवाद को रोकने के लिए। उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद अलगाववादी प्रचार और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कई बार इंटरनेट शटडाउन को लागू किया गया। सांप्रदायिक हिंसा और नृजातीय संघर्षों पर रोक लगाना। उदाहरण के लिए 2023 में नृजातीय संघर्षों के बाद मणिपुर में आगे की हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2023 में हरियाणा के कुछ हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य के कुछ जिलों में शटडाउन लागू किया गया। गलत सूचना, हेट स्पीच और फेक न्यूज़ पर रोक लगाना। उदाहरण के लिए 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान सोशल मीडिया पर गलत सूचना और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट शटडाउन लगाया गया था। कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
उदाहरण के लिए CAA और कृषि बिल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शन स्थलों के पास लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए, उदाहरण के लिए राजस्थान में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2021 परीक्षा में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्यव्यापी इंटरनेट बंद लागू किया गया था। इंटरनेट शटडाउन के विरोध में तर्क। आर्थिक प्रभाव। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार शटडाउन की वजह से भारत को 2023 की पहली छमाही में लगभग $2 बिलियन का नुकसान हुआ था। 2020 में इंटरनेट निलंबन के 129 अलग अलग मामलों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे 10.3 मिलियन लोग प्रभावित हुए। बेरोजगारी। इंटरनेट सोसाइटीज नेट लॉस कैलकुलेटर के अनुसार एक दिन का शटडाउन भारत में 379 लोगों को बेरोजगार कर सकता है। महिलाओं पर प्रभाव और मानवाधिकारों का हनन। इंटरनेट बंद होने से महिलाओं के लिए हत्या, बलात्कार और हिंसा जैसे अपराधों की रिपोर्ट करना कठिन हो जाता है, जिससे न्याय तक उनकी पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इंटरनेट शटडाउन सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है तथा डिजिटल स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। इससे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 और सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रतिबंधित होता है। मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर समस्या। उदाहरण के लिए 2019 में जम्मू और कश्मीर में पत्रकारों को इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध के कारण रिपोर्टिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समाचार पत्रों को अपने कार्यालय बंद करने पड़े या स्थानांतरित करने पड़े। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में व्यवधान। इंटरनेट शटडाउन से ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, आपातकालीन सेवाएं आदि बाधित होती हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें रिपोर्ट। दूरसंचार सेवाओं, इंटरनेट का निलंबन और इसका प्रभाव 2021। सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाना। दूरसंचार विभाग डोटी को अन्य लोकतांत्रिक देशों में इंटरनेट शटडाउन नियमों का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन करना चाहिए। साथ ही भारत के विशिष्ट संदर्भ के अनुसार सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाना चाहिए। निलंबन के आधार। इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के आधार से संबंधित स्पष्ट मानदंडों को संहिताबद्ध करना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन की आवश्यकता का तय करने के लिए भी मानदंडों को निर्धारित किया जाना चाहिए। अनुपातिकता का सिद्धांत। दूरसंचार विभाग को गृह मंत्रालय MHA के साथ समन्वय में अनुपातिकता के स्पष्ट सिद्धांत और शटडाउन हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए ताकि इसे अनिश्चित काल तक न बढ़ाया जाए। समावेशी समीक्षा समिति। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सार्वजनिक सदस्यों आदि को शामिल करके 3 सदस्यीय समीक्षा समिति को अधिक समावेशी बनाना चाहिए। सेवाओं पर चुनिंदा प्रतिबंध। दूरसंचार विभाग को पूर्ण इंटरनेट प्रतिबंध लगाने के बजाय न्यूनतम जन असुविधा सुनिश्चित करने और गलत सूचना पर नियंत्रण के लिए कुछ सेवाओं के उपयोग पर सीमित प्रतिबंध लगाने की नीति तैयार करनी चाहिए। इंटरनेट शटडाउन की प्रभावशीलता। सार्वजनिक सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने में इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। 1.6 संक्षिप्त सुर्खियां। न्यूज इन शॉर्ट्स। 1.6.1 न्याय तक पहुंच का अधिकार निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट। राइट टू एक्सेस टू जस्टिस नॉट एब्सोल्यूट। सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्याय प्राप्ति के लिए अदालत की शरण लेने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। हालांकि यह अधिकार निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए इस अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता द्वारा कई निराधार मुकदमे दायर करने के लिए जुर्माना लगाया और कहा कि ऐसे मुकदमे न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हैं। निराधार मुकदमे फ्रिवलस लिटिगेशन। ये ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें कानून या तथ्य के मामले में कोई ठोस आधार नहीं होता है। इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना अथवा न्यायिक प्रक्रिया में देरी या व्यवधान उत्पन्न करना होता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ 2014, दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 और केसी थरकन बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 2023 जैसे मामलों में उठाया था। न्याय तक पहुंच का अधिकार के बारे में अर्थ। यह विधि के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह सिद्धांत पीड़ित लोगों को औपचारिक या अनौपचारिक न्यायिक संस्थानों के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सदन 2016 मामले में निर्णय दिया था कि न्याय तक पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्याय तक पहुंच के अधिकार से संबंधित अन्य प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है।
राज्य की नीति के निदेशक तत्व में अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार पाने के तरीकों का उल्लेख है। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जनहित याचिका PIL, इसके तहत लोकस स्टैंडी के नियम को उदार बनाया गया है। इससे अब केवल प्रभावित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि जनहित में कार्य करने वाले व्यक्ति या संगठन भी किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र ADR, यह कम खर्च में और कम औपचारिक प्रक्रिया द्वारा शिकायत के समाधान का माध्यम है। 1.6.2 डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, दिशा योजना। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, दिशा स्कीम। हाल ही में दिशा योजना के तहत हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान आयोजित किया गया। इसे भारत के संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ और भारत के एक गणराज्य के रूप में स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। दिशा योजना के बारे में। दिशा से आशय है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। शुरुआत। इस योजना की शुरुआत 2021 में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने की थी। इसे 5 वर्षों की अवधि 2021-2026 के लिए शुरू किया गया है। उद्देश्य: भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39A, 14 और 21 के प्रावधानों के अनुरूप भारत के लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना। अन्य उद्देश्य: यह योजना टेली लॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, न्यायबंधु तथा कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के लाभों को अधिक लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाती है। 1.6.3 जेल मैनुअल और सुधार सेवा अधिनियम में संशोधन, अमेंडमेंट टू प्रिजन मैनुअल एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट। गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 के नियमों और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव एवं वर्गीकरण को समाप्त करना है। ये संशोधन सुखराम सीता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों का उल्लेख संबंधित राज्य में लागू आपराधिक कानून की दी गई परिभाषाओं के अनुसार होना चाहिए। आदतन अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अलग अलग अपराधों के लिए 5 वर्षों के भीतर कई बार दोषी ठहराया जा चुका हो। इसमें जमानत, अपील या समीक्षा पर भी उनकी सजा को कम या खत्म नहीं किया जाता। किए गए मुख्य संशोधनों पर एक नज़र। जेल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाए। इसमें जेल के भीतर कर्तव्यों का काम का आवंटन भी शामिल है। जाति के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि के तहत निषिद्ध है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधान जेलों एवं सुधार संस्थानों पर बाध्यकारी प्रभाव डालेंगे। जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की मैन्युअल रूप से खतरनाक तरीके से सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1.6.4 विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान विलय के सिद्धांत को रेखांकित किया। विलय के सिद्धांत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1.6.5 CBI के लिए राज्य की सहमति, स्टेट कॉन्सेंट फॉर CBI। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को किसी राज्य में कार्यरत किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें राज्य की सहमति न मिलने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस को खारिज कर दिया गया था। CBI के लिए राज्य की सहमति के बारे में कानून, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार CBI को किसी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमति लेना अनिवार्य है। सहमति के 2 प्रकार हैं, सामान्य सहमति और मामला विशिष्ट सहमति। 1.6.6 पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में इसे राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है।
इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन प्रणाली की जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रेरित भी करना है। 1.6.7 विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के बारे में उद्देश्य। इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता बढ़ाना और उन्हें योग्य बनाना है। इसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों व अधिकारियों को प्रभावी गवर्नेंस हेतु और भागीदारी आधारित योजना बनाने के लिए आवश्यक संसाधन एवं ज्ञान प्रदान किए जाएंगे। ये पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शुरू की गई है। यह कार्यक्रम विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। 1.6.8 वेतन आयोग, पे कमीशन। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। वेतन आयोग के बारे में गठन। केंद्र सरकार द्वारा 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। महत्व। इसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ग्रेड, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1.6.9 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले वार्षिक एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर जारी किया गया। इसे एडलमैन ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण 28 देशों में किया गया है। यह सरकार, मीडिया, व्यवसाय और गैर सरकारी संगठन जैसे समाज के सभी हितधारकों पर लोगों के विश्वास, ट्रस्ट के प्रभाव का अध्ययन है। सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। कम आय वाले आबादी समूह के लोगों के सरकार, व्यवसाय, मीडिया आदि पर विश्वास के मामलों में भारत तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 2 स्थानों पर क्रमशः चीन और इंडोनेशिया हैं। पिछले सर्वेक्षण की तुलना में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। उच्च आय वर्गों का विश्वास के मामलों में भारत चौथे स्थान पर है। जब अन्य देशों में भारतीय मुख्यालय वाली भारत की कंपनियों पर विश्वास की बात आती है तो भारत 13वें स्थान पर है।